तो रीवॉच एमसीयू फॉर अवेंजर डूम्सडे के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मार्वल की तरफ से पहला ऑफिशियल अवेंजर डूम्सडे का सिनॉप्सिस भी सामने आया है। इसमें बताया है कि डॉक्टर डूम अब एमसीयू में आ गया है। अपने श्रेष्ठ मैजिक और साइंस से वो पूरे मल्टीवर्स में एक खतरा खड़ा कर देगा। साथ ही सिंघाई के टीजर में भी डॉक्टर डूम को ऐसा करता दिखाया गया, जहां वो अपने मैजिक और साइंस की नॉलेज से मल्टीवर्स को रीराइट करता नजर आ रहा था। मैंने भी कुछ चीजें नोटिस की जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की, लेकिन अब इस ऑफिशियल कंफर्मेशन से कुछ चीजें और भी ज्यादा साफ और कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। जैसे डॉक्टर डूम का जायरो वाला मुद्दा, जिससे डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को टीवीए से भी ज्यादा अजीब ढंग से कंट्रोल और मैनिपुलेट करता नजर आ रहा है। और यही जायरो वाला मुद्दा डॉक्टर डूम आगे बैटल वर्ल्ड बनाने में भी यूज करेगा। और यही जायरो इस वीडियो का टॉपिक है, क्योंकि डॉक्टर डूम इसी जायरो की मदद से मल्टीवर्स को स्टेबल करेगा, एक तरह से जीपीएस जैसा यूज करेगा, नेविगेशन भी बोल सकते हो। और एमसीयू में इसे कई बार दिखाया भी गया है, जो अब हमें समझ में आ रहा है। जैसे कैंग का मल्टीवर्सल कोर इंजन हो या उसकी टाइम चेयर, वो इसी जायरो के सिद्धांत पर काम करती है। शांग-ची की रिंग्स में जो हरकत हो रही थी, वहाँ पर भी जायरो का सिद्धांत काम कर रहा था, क्योंकि ये रिंग्स एक नेविगेशन जीपीएस सिग्नल किसी को भेज रही थी। और यही तो हमने देखा। वहीं स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो मैजिक किया था, वो भी जायरो के सिद्धांत पर ही बेस्ड था। और यहाँ इस कांड पर इससे मल्टीवर्स की स्टेबिलिटी हो रही थी। बाकी भी कुछ मूवी हैं जैसे कॉन्टैक्ट और हैरी पॉटर, वहाँ पर भी जायरो को टाइम ट्रेवल से रिलेट करके दिखाया गया है। आपको याद होगा कि जैसे टोनी ने मोबियस स्ट्रिप पर एंड गेम में काम किया था, अब डॉक्टर डूम वैसे ही जायरो वाले कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं, और इसकी मदद से आपको मल्टीवर्स, टाइमलाइन, कैंग, ह्यूमन्स, डॉक्टर डूम और जितना भी कुछ मार्वल मल्टीवर्स में हो रहा है, वो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, हाइप, कमेंट करना भी मत भूलना। खैर, मैं हूँ C53 से वॉचर, और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो डॉक्टर डूम के जायरो की तरफ बढ़ने से पहले एमसीयू और साई-फाई मूवीज में कहां, कैसे, क्यों इसका यूज हुआ है, पहले उसे देख लेते हैं, ताकि ये आपको जायरो का मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ जाए। नंबर 1 पर है मल्टीवर्सल कोर इंजन और कैंग की टाइम चेयर। तो जब हमने एंटमैन क्वांटममेनिया में टाइम चेयर को फंक्शन करते हुए देखा, तब इसके चारों ओर एक तरह की रिंग्स घूम रही थी, और इसी कॉन्सेप्ट को उठाकर कैंग ने अपने सीटाडेल में यूज किया। और हमें कई सारी रिंग्स भी दिखाई दी जो शांग-ची की रिंग से बिल्कुल मैच करती थी। वहीं ये कैंग की टाइम चेयर मल्टीवर्स की टाइमलाइंस के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जा सकती थी, अगर इसका मल्टीवर्सल कोर इंजन सही से काम करता, क्योंकि मल्टीवर्सल कोर इंजन भी एक तरह का मल्टीवर्सल जीपीएस नेविगेशन जैसा ही है, जो कैंग को किसी भी समय पर ले जा सकता था। क्वांटम रेल में जब कैंग को फेंका गया, तब उसका ये मल्टीवर्सल कोर इंजन नष्ट कर दिया गया, ताकि वो ऊपर ना आ पाए। लेकिन जैसे ही जैनेट और कैंग ने साथ मिलकर इस कोर इंजन को सही किया, तब ये सेम वैसे ही फंक्शन कर रहा था जैसे एक जायरो वर्क करता है। कई सारे रिंग्स हैं जो एक सोर्स के चारों ओर घूम रही हैं, लेकिन जब ये खराब था तब ये रिंग्स टस से मस नहीं हो रही थी, और ना ही इनके सेंटर में किसी तरह की कोई हलचल थी। कायदे में रिंग को घुमाने के लिए एक सोर्स और एक बेस की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ इस केस में कुछ चार्ज लिक्विड है जो क्वांटम रेल्म से ही मिले हैं। खैर, अभी मल्टीवर्सल कोर इंजन के साथ कैंग क्वांटम रेल्म के अंदर ही कहीं स्टक हो गया है, जो आगे डॉक्टर डूम के हाथ तो लगने ही वाला है। और ऐसे ही आगे डॉक्टर डूम कुछ पावरफुल चीजों को यूज करता नजर आएगा अपने मिशन के लिए। जैसे अभी वो फ्रैंकलिन और सू स्ट्रोम के सामने पहुंच चुका है, वैसे ही कई सारी चीजें और भी हैं एमसीयू में, जहां धीरे धीरे डॉक्टर डूम नजर आने वाला है। और इसीलिए नंबर 2 पर आती है शांग-ची की 10 रिंग्स। तो जब वोंग ने इन रिंग्स को जूम इन किया, तब हमें कई सारी रिंग्स घूमती हुई दिखाई दी, बिल्कुल जायरो के सिद्धांत के अनुसार। साथ ही एक तरह का बीकन सिग्नल भी ये रिंग्स किसी को भेज रही थी, जो इस बात को पूरी तरह से कंफर्म करती है कि ये भी एक मल्टीवर्सल कोर इंजन की तरह एक मल्टीवर्सल जीपीएस या नेविगेशन सिस्टम जैसा है। वोंग ने जैसे इन रिंग्स को जूम इन किया था अपने हाथों से, वैसे ही डॉक्टर डूम को लाइट शो में दिखाया गया, और डॉक्टर डूम को उस रेशे या धागे का यूज करते हुए दिखाया गया, उस मैजिक की तरह जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पाइडरमैन के लिए किया था। कायदे में देखा जाए तो यहाँ पर ये दोनों मैजिक सिमिलर ही है, लेकिन कुछ चीजें थोड़ी बदली हुई हैं, जिस पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने जैसे ये मैजिक परफॉर्म किया, सबसे पहले एक धागे जैसा कुछ लिया, फिर रिंग्स को बनाया और एक गोला सा क्रिएट हुआ। पीटर ने स्पेल को कई बार बदलवाया, और इस चक्कर में कई सारे रिंग्स बने। स्पेल खराब हुआ, रिंग्स घूमने लगे उसी सिद्धांत पर, जैसे जायरो वाला होता है वैसा ही।
और फिर हमने देखा कि मल्टीवर्स अनस्टेबल होने लगा और फिर हमने देखा कि मल्टीवर्स अनस्टेबल होने लगा और बाकी यूनिवर्स इस 616 से कनेक्ट होने लगे। साथ ही जब ये मैजिकल जायरो रिंग घूम रही थी तब जो पीटर को जानते थे वो 616 में आने लगे, जैसे उन्हें कोई जीपीएस सिग्नल मिल गया हो और इसीलिए वो मैजिक की वजह से यहाँ प्रकट होने लगे। मतलब इस तरह के मैजिक ने बाकी सबको एक सिग्नल भेजा कि हाँ भाई इधर स्पाइडरमैन है, तुम सब आ जाओ। साथ ही ये इतना अनस्टेबल हो गया कि सब कुछ मिटने लगा। मतलब कहने का ये है कि अगर ये स्पेल किसी एक बंदे की कहानी को रीराइट कर सकता है तो ये पूरी इंटायर टाइमलाइन को भी रीराइट कर सकता है। और इसीलिए डॉक्टर डूम का जो यहाँ पर मैजिक स्पेल हो रहा है लाइट शो में, ये बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज के कांड जैसा ही है, पर यहाँ डॉक्टर डूम ने इसको और भी अपग्रेड कर दिया होगा। क्योंकि ये बात भी हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि डॉक्टर डूम एक महान सॉर्सरर भी है। फिर इसके बाद आता है टाइम टनल वाला कॉन्सेप्ट जो हैरी पॉटर मूवी में हमें देखने को मिला। यहाँ पर कुछ रिंग्स हैं जो जायरो के सिद्धांत पर घूमती है और एक टाइम ट्रेवल होता है। ऐसा ही कुछ हमें 1997 की मूवी कॉन्टेक्ट में भी नजर आया, जहाँ एक टाइम ट्रेवल पॉट बनाया गया जिसके चारों ओर कई सारी रिंग्स घूम रही थी। इस मूवी में कई सारी चीजें और भी हैं जो एमसीयू की मूवी से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो एशियंट 1 का रोलर कोस्टर राइड की थी, वैसा ही कुछ हमें यहाँ इस मूवी में भी देखने को मिला। साथ ही अवेंजर्स ने जो क्वांटम टनल से टाइम ट्रेवल किया, वैसा ही वार्म होल हमें यहाँ देखने को भी मिल जाता है। तो कॉन्टेक्ट ये जो 1997 में आई है, ये एक अच्छी मूवी है और आप इसे देख सकते हो। फिलहाल इसके बाद अगला मुद्दा है टेम्पोरल लूम। इसमें भी कई रिंग्स का यूज हुआ है और विक्टर टैमली ने भी एक तरह का नया लूम बनाया था जो बस टाइमलाइंस को स्टेबल और रिंग्स को बड़ा करने में यूज होने वाला था। लेकिन यहाँ जो ये लूम का यूज हुआ है वो कपड़े बुनने वाले लूम से बिल्कुल मिलता है, तो यहाँ थोड़ा केस अलग है। खैर अभी के लिए जितना भी जायरो वाला मुद्दा हमें एमसीयू और बाकी साइंस फ्रिक्शन मूवी में दिखाया गया है वो मैंने आपको अभी समझा दिया। इसीलिए अब हम डॉक्टर डूम के इस लाइट शो के बस इसी पार्ट को अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि डॉक्टर डूम ने बिखरी हुई रियलिटीज को एक पिलर में समाहित किया और एक मैजिक किया जैसे वो ही इन सबको कंट्रोल कर रहा हो। फिर जूम इन हुआ, ग्रीन लाइट दिखाई दी जो मल्टीवर्सल ट्री है। फिर डॉक्टर डूम का हाथ सामने आया और मैजिक स्पेल हुआ और कुछ रिंग्स बनी। डॉक्टर डूम ने पहले इन रिंग्स को सर्कुलर बनाया, फिर रेशे जैसा पकड़ा जो डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक स्पेल से मिलता है। फिर जायरोस्कोप वाली रिंग्स दिखाई दी और इसके बीच में डॉक्टर डूम का जो मैजिक है उसका सिंबल हमें दिखाई दिया। और यहाँ ये मैजिक भी जरूरी है क्योंकि इन रिंग्स को घूमने के लिए एक पावर या सोर्स की जरूरत होती है। साथ ही हर रिंग्स एक मिरर जैसी है और इनमें कुछ एनर्जी फ्लोट कर रही है, सम काइंड ऑफ वैसे ही जैसे हमने मोवियस स्ट्रिप के बीचों बीच देखी थी। शायद यहाँ पर ये टाइमलाइंस ही हो। और फिर इसके बाद एक बूम होता है और हमें अवेंजर्स, ब्लैक पैंथर, फैंटास्टिक फोर और एक्स-मैन के यूनिवर्स अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब सवाल ये आता है कि यहाँ ये जो कुछ भी हुआ ये कब, क्यों, कैसे और कहाँ हुआ। मतलब डॉक्टर डूम को ये सब तो बैटल वर्ल्ड के टाइम ही करना चाहिए था, जहाँ वो अपने मन मुताबिक ये बची कुची रियलिटी को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देता, जो कायदे में हमें सीक्रेट वॉर्स में दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो डूम्सडे का ये ट्रेलर है। मतलब क्या डूम्सडे के शुरुआत में ही डॉक्टर डूम ने ये सारा कंट्रोल वाला फंडा कर दिया? फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो इस समय हम मल्टीवर्स देख रहे हैं वो पहले से ही डॉक्टर डूम के कंट्रोल में है। और अगर ऐसा है तो डॉक्टर डूम एक एक करके इन सभी सुपर हीरोज के यूनिवर्स में उनसे क्यों लड़ने जाएगा? वो अपने मैजिक और साइंस की बदौलत फिर से इन सारी चीजों को रीराइट कर सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत पुराना गेम चल रहा है। ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मल्टीवर्स, टाइमलाइन, कैंग, डॉक्टर डूम और ये सारी चीजें कैसे प्ले कर रही हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक मैनिपुलेटिव मल्टीवर्स है जिसको टाइमलाइंस के हिसाब से कंट्रोल किया जा रहा है और इन टाइमलाइंस को नाम दिया है सेक्रेड टाइमलाइन। और देख रेख के लिए सामने आया TVA और ह्यूमन्स। मतलब मल्टीवर्सल ट्री बनने से पहले ये सेक्रेड टाइमलाइन थी और सेक्रेड टाइमलाइन से पहले एक मल्टीवर्स था जहाँ मल्टीवर्सल वॉर हो रही थी और वहाँ किसी तरह की कोई भी सेक्रेड टाइमलाइन नहीं थी। और ऐसे आप ये कह सकते हो कि मल्टीवर्स रिस्टोर नहीं हुआ है बल्कि टाइमलाइंस रिस्टोर हुई हैं। इसीलिए इस चीज को भी मानना होगा कि ये वही मल्टीवर्स है जहाँ किसी पर किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं था। मल्टीवर्सल वॉर यही हुई थी जिसकी वजह से उस समय या काल में ये मल्टीवर्स पूरी तरह से तबाह हो जाता। लेकिन ह्यूमन सामने आया और उसने कुछ टाइमलाइंस को लिया, आइसोलेट किया और मल्टीवर्स को कंट्रोल करने लगा। मतलब टाइमलाइंस एक निश्चित इवेंट की एक चैन रिएक्शन बन गई जो बार बार इसी टाइमलाइंस में होनी चाहिए और फिर इसे सही समय पर रीसेट कर दिया जाता ताकि ये जो मल्टीवर्स का अस्तित्व है कि इसे मल्टीवर्सल वॉर तक जाना नहीं है
वो बचा रहता। इसे ऐसा समझो कि बिल्कुल एंड में ह्यूरमेंस ने एक बारीक लाइन की तरह टीवीए और अपने मैनिपुलेशन से इस मल्टीवर्स के अस्तित्व को जिंदा रखा है। इसलिए उसने इन टाइमलाइंस में पास्ट के इवेंट को इतना बदल दिया कि ओरिजिनल जो इवेंट होने वाले थे और फ्यूचर में उनकी वजह से जो मल्टीवर्सल वॉर होती, वही इवेंट पूरे मल्टीवर्स में किसी भी टाइमलाइन में होने ही नहीं दिए। लेकिन अब मल्टीवर्सल ट्री की बदौलत वो ओरिजिनल इवेंट्स या ओरिजिनल कैरेक्टर भी सामने आएंगे जो वास्तव में मल्टीवर्सल वॉर के जिम्मेदार थे। इस चीज को मैं अपनी एक छोटी कहानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ध्यान लगा के सुनना। मान लो कि एक लड़की को आपने टीवी पे देखा जो फेमस और सुंदर है और किसी समय पर आपके शहर में रहती थी। आपका दिल इस लड़की पर आ गया, पर उसका पति और बच्चे भी हैं और आप चाहते हो कि लड़की आपको मिले, ऐसी जिंदगी आपको मिले, पर वास्तव में आप एक लूजर हैं और यही आपकी एक ओरिजिनल टाइमलाइन है जहां आप एक लूजर हैं। फिर अचानक से करिश्मा होता है और आप अभी 30 साल के हैं और आपको एक टाइम मशीन मिल जाती है और आप अपनी ये लूजर वाली जिंदगी बदलना चाहते हैं। आप लड़की के हर एक इवेंट के बारे में पता करते हैं और ओरिजिनल टाइमलाइन से खेलना शुरू कर देते हैं। टाइमलाइंस में ऐसा हेर फेर डायरेक्शन देते हैं कि आपकी शादी इस फेमस लड़की से हो जाए जो कभी आपके शहर में रहा करती थी। आपने कुछ ऐसा इवेंट में हेरफेर किया कि जो आपका बच्चे वाला रूप था वो इस लड़की से मिला और साथ में स्कूल गया, और इधर आप जो 30-35 साल के हो वो जा नहीं सकता क्योंकि आप ओरिजिनल टाइमलाइन से हो और आपका पास्ट बदलने से प्रेजेंट नहीं बदलेगा। खैर, उधर आपका यंगर सेल्फ इस लड़की के साथ स्कूल गया, कॉलेज गया और शादी हुई। अब ये लड़की जो आपके प्यार में पड़ गई है इस मैनिपुलेटिव टाइमलाइन में, उसे आपने अपने लिए उठा लिया। ये लड़की नहीं जानती थी कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो अलग है और जो ये इसके पीछे गेम खेल रहा है वो अलग है, लेकिन लड़की आपको मिल गई। अब यहाँ पर यह हुआ है कि जिस ओरिजिनल टाइमलाइन को मैनिपुलेट किया है वो एक सेक्रेट टाइमलाइन बन गई और इस मैनिपुलेटिव टाइमलाइन से जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। अब यहाँ ये जो सेक्रेट टाइमलाइन बनी, इस इवेंट को लगातार बार बार होना चाहिए क्योंकि एक गलती हुई तो लड़की हाथ से गायब। और जो ओरिजिनल टाइमलाइन में इस लड़की के साथ हुआ था कि ये फेमस और इसका पति और बच्चे था, ये चीज आगे नहीं होने देना है क्योंकि यही चीज आगे दिक्कत बन जाएगी। इसीलिए इन इवेंट्स में जो भी इंटरफेयर हुए हैं उनसे एक ब्रांच रियलिटी तो बनेगी। तो मान लो टीवी आपका साथ दे रहा है और ब्रांच टाइमलाइन और बाकी जितने भी नेक्सस इवेंट है उसको प्रोन कर दे रहा है, लेकिन तब क्या हो जब टीवी इसको प्रोन ना करे, तो जाहिर सी बात है वो ओरिजिनल टाइमलाइन भी सामने आएगी जहां इसका पति और बच्चे भी थे। और हाँ, ये ओरिजिनल और सेक्रेट टाइमलाइन वाला इवेंट दोनों हो रहा है एक ही अर्थ पर। अब यहाँ पर जिस ओरिजिनल टाइमलाइन से लड़की की कहानी को रीराइट किया वो रवोना है और जो रीराइट कर रहा था वो इमोर्टस है। यहाँ ये जो मैंने प्रेम कथा सुनाई यही कैंग, रवोना और इमोर्टस की प्रेम कहानी है जो 14 इशू में हमारे सामने आई थी। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि ओरिजिनल इवेंट्स को होने ही नहीं दिया जो सच में बहुत खतरनाक और ब्रूटल थे। अब इसको ऐसा देखो कि ह्यूरमेंस ने जब टाइमलाइंस पर कंट्रोल किया तब वो उन इवेंट्स को होने नहीं दे रहा था जिनसे मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाती, लेकिन टीवी अब प्रो नहीं कर रहा है किसी भी रियलिटी को। हर तरह की ब्रांच रियलिटी और टाइम फ्लो को इजाजत है अपनी स्व इच्छा से प्रकट होने की। इसीलिए अब तक हमारे सामने ओरिजिनल टाइमलाइन नहीं आई है और हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि ओरिजिनल टाइमलाइन कैसी थी, क्योंकि मैंने तो आपकी वही लव स्टोरी देखी है जो स्कूल टाइम से शुरू हुई, कॉलेज एक साथ गए और शादी हुई। आप इस काम में सफल रहे क्योंकि आपके पीछे हाथ था टीवीए जैसी दिव्य शक्तियों का। और अब क्या, टीवीए आपके लिए कोई भी ब्रांच रियलिटी को प्रो नहीं करेगा और वो ओरिजिनल टाइमलाइन सामने आएगी जिसे आप एक समय लगातार बदल रहे थे, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि आप फिर से एक लूजर बन गए। तो भाई लोग, ये कैंग और डॉक्टर डूम की 40 कहानियों का निचोड़ है जो मैंने आपको दिया, और मैं श्योर हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, साथ ही लाइक और हाइप तो कर दो भाई लोग। और हाँ, शेयर और अपने थॉट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।